बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडर मैन और मैं हूं उज़ैर आलम। ईरान अमेरिका के दरमियान कुशीदगी जंगी माहौल के दौरान जो मुज़ाकरात थे उसका पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है बहुत से अहम निकात जो हैं उस पर बातचीत हुई है। 60 रोज़ा रोड मैप उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी तय हुआ है। इन सभी सवालात के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्तार खान साहब। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालिया मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 60 रोज़ा रोड मैप तय हो चुका है। आपको क्या लगता है ये पहले राउंड से दूसरे राउंड तक जाने में दोबारा कोई इस तरह का मामला या कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी कि ये मुज़ाकरात इधर ही रुक जाएंगे? यार आम बंदा जो होता है ना, हमारे आम लोग, लेमैन, जिनको मुज़ाकरात का नहीं पता होता कि इस लेवल के, इस सतह के मुज़ाकरात में क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं, हो सकती हैं और क्या क्या मोड़ आ सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो लोग जो इनकी बारीकियां समझते हैं ना, मुज़ाकरात को इतने आसान नहीं होते इस लेवल के मुज़ाकरात कि वो कामयाब हो जाए या कामयाबी के मराहल तय कर ले आराम के साथ। बड़ा मुश्किल होता है। दोनों ने जो फ्रीकैन होते हैं ना, उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप ले लिए होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब अगर मैं बैठा हुआ, मैं तुम्हारे खिलाफ एक्सट्रीम स्टेप ले लेता हूँ और तुम मेरे खिलाफ ले लेते हो, तो कहाँ पे जाकर हमारे दरमियान बात हो सकती है? मुश्किल हो जाएगा काम। कहीं ना कहीं तो जाके यार अब कहीं ना कहीं तो फिर सालों के साल 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 अरसा बड़ा लग जाता है। ये इतनी जल्दी नहीं होता। ईरान ने भी कुछ, ईरान भी मुकम्मल तौर पे चाहता है फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट के मामला तय हो जाए। अमेरिका भी चाहता है, बट एट व्हाट कॉस्ट? दोनों की एट व्हाट कॉस्ट? जहाँ पर हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो हार्ड कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है ईरान की, उनके लोग हैं, और अमेरिका का ये है कि पीछे डेमोक्रेट्स हैं और उसकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी और अपने उसके वोटर हैं। अब यहाँ पर रह के कि आपने गेन किया, आपने कुछ गेन भी किया ना। बताना तो ये है कि अमेरिका कहेगा कि उसने गेन किया या ईरान कहेगा उसने गेन किया, या दोनों कहेंगे कि जी गेन किया, और दोनों की अपनी अपनी जगह पे बाद में वजन हो कि वाकई उसने इस हवाले से कोई हासिल किया अमेरिका ने और ईरान ने इस हवाले से हासिल किया, फिर जाके मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। ईरान चूंकि तबाही बहुत हुई है, ईरान बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, एक मरतबा फिर, हमेशा गुजरता रहा है, इस मरतबा फिर गुजर रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और डिग्री ज़्यादा है। ईरान को बड़ी ज़रूरत है इस वक्त गला कटवाए बगैर, अपने आप को मौत के कुएं में डाले बगैर। आखिरी तो उनके पास यही है ना कि खड़े हो जाएंगे, मारे ही जाएंगे, चलो जो करना कर लो। लेकिन एक वक्त में होता है कि जब आप सफारतकारी को और मुज़ाकरात के ज़रिए एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, तो आपको बहुत कुछ वो करना पड़ता है, और एट व्हाट कॉस्ट? हमेशा से ये रहता है एट व्हाट कॉस्ट। ये दोनों, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हो या ईरानी हुकूमत हो, ये अपने अपने पब्लिक प्रेशर में सबसे ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने अमेरिकी लोगों का प्रेशर है, ईरान को ईरानी अवाम और लोगों का प्रेशर है। ईरान की गवर्नमेंट को, मतलब दोनों तरफ ऑब्वियस बात है कि प्रेशर यार है। वो आपने देखना है कि आप किस तरीके से वो काम कर सकते हो जिसमें थोड़ा सा ये ये कवर हो जाए। मैं को मुआहदा करके आया था, पीछे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे मेरे घर वाले हों, मेरे महल्ले के लोग हों, मेरे इलाके के लोग हों, यार मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैंने क्या हासिल किया इस वस्त हालात में जिसमें हमारे मारे जाने का इम्कान था। ठीक है,
तो दोनों तरफ ये चीज़ें चलती रही हैं, चलती रहेगी, ये बात एक है। लेकिन मुज़ाकरात पे आना भी एक, और इस तरह से आना जिसमें आप मुफाहमती, क्या वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुफाहमती यादाश्त, यादाश्त, दस्तखत यहाँ तक भी पहुँचना बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट, ये कोई सर छोटी डेवलपमेंट नहीं। सर जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी पाकिस्तान में, तब भी लोग यही कह रहे थे कि यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। अभी भी यही आवाज़ें आ रही हैं कि मफाहमी यादाश्तों पर दस्तखत होने जा रहे हैं, दोनों मुल्कों के जो नुमाइंदे हैं वो बैठे हैं, ये बड़ी बात है। सर असल बड़ी बात आप ये नहीं समझते कि ये जंग का जो रुख है और जंग जो इस कंडीशन पर पहुंच चुकी है, इसको ख़त्म करना, इसको रोक देना, ये असल कामयाबी होगी? यार फिर बात वही पर आ जाती है। मुज़ाकरात पे मैं बैठा हूँ, मुतासरीन में सबसे बड़ा जो मुतासर होने वाली वो मैं हूँ। तो मैंने अपना भी देखना, पीछे और हैं, ममालिक हैं जो चाहते हैं, जैसे यूरोप है वो चाहता है, मशरिक़ वस्ता है वो चाहता है, कई ममालिक है जो उसकी रेंज में आते हैं, वन वे और दी अदर में उसकी रेंज में आते हैं, सब चाहते हैं। ये पाकिस्तान के ये शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को, इसहाक़ डार को, वज़ीर ख़ारजा को, वज़ीर दाखिला को आए दिन फ़ोन क्यों आ रहे होते हैं बाहर से? उनको कोई उम्मीद है कि यार ये सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं तो ज़रा इनको भी पुश करो, पाकिस्तान और कतर दोनों। ठीक। तो उसकी वजह ये होती है कि हर कोई ये चाह रहा है कि यार इन्हों मुकाओ यार, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि वो अमेरिका और ईरान नहीं है। दोनों पार्टियां कौन सी हैं? अमेरिका और ईरान। अब बीच में आपका नेतन्याहू आ जाता है। मैंने आपका इसलिए कहा कि वो बेचारा अब आइसोलेशन में, मुझे लगता है जैसे नरेंद्र मोदी तो आइसोलेशन में खामोश बैठा हुआ, नेतन्याहू आइसोलेशन में खामोश नहीं बैठा हुआ, वो अपने वजूद की मौजूदगी का, अपने मौजूद होने का एहसास दिला रहा है कि यार मैं कोशिश कर रहा है, मैं हूँ। समझा करें ना कि एकदम से आप, मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये 12वां खिलाड़ी क्रिकेट की टीम का, या रेलू कटा, ये सारे मुज़ाकराती प्रोसेस में इजराइल ऐसे ही लगा है जैसे रेलू कटा नहीं होता। मुज़ाकरात होते हैं अमेरिका और ईरान के, होते रहते हैं, इनके ही चल रहे हैं। कभी इजराइल का नाम सुना? आखिर इजराइल भी तो अमेरिका के साथ मिलके उन्होंने ये हमला किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो नेतन्याहू को शट अप कॉल दे दी है। यार वो शट अप कॉल देने के मुख्तलिफ उसकी वजूहात हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले पैदा कर लो। शट अप कॉल का मतलब ये नहीं होता कि अब वो नमून नहीं लाएगा। शट अप कॉल का ये मतलब नहीं होता। इस मामले पर ये होता है कि आपको कहता है भाई इंसान का बच्चा बांध भाई, वो भी अपना वजूद रखता है यार। इसराइल अपना वजूद रखता है, वो एक मुल्क है, एक खित्ते पर है, उसने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, नाजायज़ तरीके से अंदर आया, लोगों के हकूक़ पामाल कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका वजूद तो है ना, वो एक मुल्क की तरह तो है। उसकी पार्लियामेंट भी है, वहाँ इलेक्शन भी होते हैं, लड़ने पे आओ तो उसकी फ़ौज भी है। अब इख्तलाफात अपनी जगह पे रख दें, लेकिन उसका वजूद तो है ना इसराइल का। ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी हम उसको बुरा भला कह रहे हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। ये तो नहीं हो सकता। वजूद के साथ रहते हुए आप मामलात की संगीनी को जानते हैं, मामलात तक पहुँचते हैं, तो वो तो अपनी जगह पे करेगा। शट अप कॉल दे रहा है, वो तो अपना सब कुछ जो है ना उसने स्टेक पे रखा हुआ। उसको पता है नेतन्याहू को कि मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। उसके पास तो ऑप्शन ख़त्म कर दी ना हम सब ने मिल के, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, माँ सवाए कि यार मैं देखता हूँ। वो कितनी उसकी पसली है बेचारे की। मैं बेचारे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? आप लोग इसराइल को कुछ और तरीके से देखते हो। इसराइल की लॉबी स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगी, लेकिन बेचारे का लफ्ज़ उन पर भी आता है कि एक जगह पे जाके आप लाचार बेबस हो जाते हैं। इतना इन्फ्लुएंस रखने के बावजूद भी आप लाचार होते हैं, बेबस होते हैं, तो बेचारे का लफ्ज़ ही आएगा ना। सर मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है टेक्निकल मुज़ाकरात, टेक्निकल बातचीत, इसका क्या मतलब है? यार एक ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग है
14 निकात हैं कि 15 निकात हैं कि 16 निकात हैं, कितने निकात हैं? 14। 14 निकात। अब 14 निकात में मुख्तलिफ टेक्निकल चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर एटमी मामला है, न्यूक्लियर का मामला है, क्या आप समझते हैं उसकी बारीकियों को समझते हैं? नहीं समझते हैं। जो उसकी फील्ड का होगा वो समझेगा। जो फील्ड का होगा वो। अच्छा, बीच में सैंक्शन की बात हो रही है, पाबंदियों की। उसको भी हम बारीकियों में नहीं जानते। हमने सिर्फ लफ्ज़ सुना हुआ है कि पाबंदी लग जाती है, ये होता है, उसके असरात ये 2-4 बस। उसके बाद तेल का मामला, आबनाए हुर्मुज़ का। आबना हुर्मुज़ पानी का मामला। तो ये सारी चीज़ें तय कौन करता है? जो टेक्निकल लोग होते हैं दोनों तरफ से। बारीकियों में जाना पड़ता है ना, वो बारीकियों में ना मैं जा सकता हूँ, ना आप जा सकते हो, ना जेडी वैंस जा सकता है, ना स्टीव विटकॉफ जा सकता है, ना कुशनर जा सकता है, ना ईरान का जो स्पीकर है वो जा सकता है, ना ईरान का वज़ीर ख़ारजा जा सकता है। ये टेक्निकल लोग जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो मामला तय होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद ये टेक्निकलिटी शुरू होती है। सर, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा है कि 4 माह के दौरान जो ईरान और अमेरिका की जंग हुई है, अभी ये लोग मेज़ पर आकर बैठे हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा गुस्सा किया न्यूयॉर्क टाइम को और कहा कि ये आपका गलत दावा, आप जो दावा कर रहे हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखें आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खोलने में हमारी क्या किरदार रहा, उसको खोलने में। उसके अलावा पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो देख लें, तो आपको ये तब्दीलियां नज़र नहीं आती। ट्रंप ने आज बड़ा गुस्सा किया न्यूयॉर्क टाइम पर। ये न्यूयॉर्क टाइम एक अखबार है, टीवी है, क्या? अखबार है सर। अखबार। हमारे पाकिस्तान में तो अखबार मुक चुके हैं, अमेरिका में आज भी अखबार जिंदा है, और इतना पावरफुल होता है अमेरिका का अखबार कि डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा उसकी एक एक बात को जवाब देना पड़ जाता है। कितना पावरफुल होगा ये न्यूयॉर्क टाइम्स, आप अंदाज़ा कर सकते? टीवी हैं हमसे बहुत ज़्यादा, टीवी पावरफुल टीवी अमेरिका में भी हैं, लेकिन एक अखबार जो है ना वक्ता डाल देता है अमेरिकी सदर को, जो सियासी तौर पे दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा होता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल सियासी तौर पे बंदे को वक्ता कौन डाल रहा है? अमेरिका का के अखबार, टीवी भी नहीं, कि बाकायदा मजबूर हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से एक एक बात का उसे जवाब देना पड़ता है। अंदाज़ा करें क्या हालत हुई हो कि एक एक बात का। हमारे इधर हम सुबह से लेके शाम तक टीवी पे बैठे होते हैं, बताओ किसी एक बात का ऐसे हुआ हो, वजह क्या है? वहाँ अखबार भी ज़िंदा है, मीडिया भी ज़िंदा है। तो जब लोग भी ज़िंदा हैं, तो जहाँ ज़िंदा होते हैं वो अलाइव होते हैं, वो डेड एंटिटीज़ नहीं होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में हर चीज़ डेड हो गई, लोग भी डेड हो गए, मीडिया भी डेड हो गया, हुकूमत ने तो डेड होना ही था। तभी हम सुबह से लेकर शाम तक जो मर्जी करें, हमारी बातों में उनकी बातों में फ़र्क भला क्या है? वो जर्नलिज्म में आज भी हैं, हम लोग जर्नलिज्म से बहुत आगे जा चुके हैं। अब तो तस्वुराती दुनिया जो है ना हमारी जन्नत बनती जा रही है। वो अगर कोई रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो उसमें जा बजा फैक्ट्स ज़रूर होते हैं, आगे उसको काउंटर, उसका काउंटर भी तैयार होता है, जिसने उसको काउंटर करना होता है, उसके पास भी दलाइल होते हैं, उसके पास भी फैक्ट्स होते हैं, तो फैक्ट्स के साथ टकराते हैं। हमारे यहाँ जो इल्ज़ाम लगता है उसमें फैक्ट नहीं होता, तो जो इल्ज़ाम लगा है उसमें फैक्ट्स ही नहीं है, तो जवाब भी उसी तरह का आएगा। वो लोग अलाइव हैं, ज़िंदा हैं, वो कौमें ज़िंदा हैं अभी तक, हम लोग डेड एंटिटी हो चुके हैं। एक अखबार ने, आप खुद कह रहे हैं कि अखबार ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी सदर को हिला के रख दिया कि उसे एक एक बात का जवाब देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? उसे पता था कि ये अखबार है, इसका इम्पैक्ट है, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। अब वो सही दे रहा है, गलत दे रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे नहीं आया होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की अपनी कैलकुलेशन होगी, उसके अपने एस्पेक्ट्स होंगे, जिस एस्पेक्ट्स के हवाले से उसने कहा होगा कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई।
अब ये देखो, मुज़ाकरात की बात करते हो, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया, मुज़ाकरात की ख़ास, जिस दिन मुज़ाकरात हो रहे थे या होने वाले थे या एक दिन हो चुका हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर दे दी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो उछलना ही है, उछल कूद तो करेगा ना कि किस वक्त में खबर दे रहा है कि जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकी लोग भी हमारी तरह के लोग नहीं हैं, वो ख्वाबों में ज़िंदगी नहीं गुजारते, उनके यहाँ तस्वुराती दुनिया नहीं है, वो भी रियलिटी को करीब से देखना चाहते हैं। जो रियलिटी उनको करीब से दिखाता है, फिर उनका जो रिएक्शन होता है वो डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता। सर यहीं से अब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। सर, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जारी हैं, पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। कतर और पाकिस्तान के जो सालिसी का किरदार है, इस पर आपकी क्या राय है? यार, कितनी दफ़ा पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान को इस तरह का मौका तारीख में कभी नहीं मिला। ये खुशकिस्मती समझ लो कि पाकिस्तान को जिस नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था, हमारे कपड़े तक तो उतार लिया करते थे एयरपोर्ट पे। क्यों? हमारी करतूतें ऐसी। पासपोर्ट को हमारे कोई ख़ास इज्जत से नहीं वो देखते थे। क्यों? हमारी करतूतें ऐसी थी। ये कितने अरसे बाद अचानक एक चीज़ डेवलपमेंट होती है कि पूरी दुनिया का महफूज रहना, पूरी दुनिया का तहफ़्फ़ुज़ में चले जाना, उसका एस्पेक्ट कौन बन जाता है? पाकिस्तान। क्योंकि इन दो फरीकों को टेबल टॉक पे बिठाता है, अमेरिका को और ईरान को, जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले गई। ये खित्ते की अब नहीं रही, इसमें पूरी दुनिया मुतासर होने का ख़तरा पैदा हो गया। एक तो होता है ना खित्ता, आगे ये 2 मुल्क हैं या ये खित्ता है, ये रीजन है, 8, 10, 12, 15 मुल्क हैं, इन पे असर पड़ेगा। लेकिन ये वो जब उसमें पाकिस्तान, अब तो ऐसे लगता है कि मेरा अपना दिल करता है मैं बाहर के मुल्कों में वैसे ही चला जाऊँ घूमने फिरने के लिए, और मेरा अपना दिल करता है मैं बताऊँ मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मैं वो इज़्ज़त देखना चाहता हूँ जो पाकिस्तानियों के नसीब में कभी नहीं हुई। उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब ईरानियों ने, मैं 3-4 दफ़ा कह चुका हूँ, ईरानी कौम जो एक दिलेर और गैरतमंद कौम है, हमारी तरह के फट्टू नहीं है, वो दिलेर हैं, गैरतमंद। दिलेर और गैरतमंद ईरानी कौम ने 2 तराने, एंथम, ईरानी सरकारी मीडिया पे चलाए, पाकिस्तानियों की तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे उन्होंने कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है। सर, उसके अलावा कल अमेरिका से भी जेडी वेंस जो नायब सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरी 2 ही पसंदीदा शख्सियतें, एक मेरी बीवी जो कि हिंदू है और दूसरे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर। पूरी दुनिया से उन्होंने बताया। एक्चुअली हुआ ये है कि हमारे यहाँ ना पावर कॉरिडोर्स में बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक शख्सियत होती है जिसका इन्फ्लुएंस होता है। ये पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान से निकल कर खित्ते के दूसरे ममालिक पूरी दुनिया में बल्कि, यानी कि जेडी वैंस जब कह रहा है कि यार मैं सबसे ज़्यादा बात, उसके कहने का मतलब क्या था कि मैंने अपनी बीवी से इतनी मरतबा बात नहीं की जितनी दफ़ा जनरल आसिम मुनीर से की है। एग्जैक्टली कहने का उसका यही मतलब था। उसने अपनी बीवी को जो बीच में लाया, जिक्र किया है हिंदू, उसकी जो बीवी है वो एक हिंदू औरत है, लेकिन वो ये इलेक्शन होने से पहले तक वो डेमोक्रेट की रजिस्टर्ड वोटर थी। डेमोक्रेट की यानी कि मुखालिफ सियासी जमात की वो रजिस्टर्ड वोटर थी। लेकिन जब उसके मियाँ, और इसका मियाँ जो जेडी वैंस था, ये भी सख्त मुखालफों में था डोनाल्ड ट्रंप की, ये दोनों का है। उसने सिर्फ ये कहा कि शायद वो थोड़ा सा इंडिया को भी हौसला देना चाहता था कि मेरी बीवी अगर इंडियन ना हो तो मैं आपका जिक्र करना भी पसंद नहीं करूँगा। कितना बड़ा थप्पड़ है इंडिया को कि मैंने अपनी बीवी की वजह से इंडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और साथ ये बता दिया कि मैं अपनी बीवी से शायद इतनी बात नहीं की हो जितनी पाकिस्तान के सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से की है। फिर वो जानदे चपेड़ मार गया।
डोनाल्ड ट्रंप तो करता रहता था ना, उसका कोई पता नहीं 2-4 दिन बाद फिर आ जाए। और ये बड़े हौसले वाली बात है नरेंद्र मोदी की और इंडिया की कि वो बड़ा सह रहे हैं। मेरे साथ वो हुआ होता जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और जेडी वैंस ने कल किया, मेरे साथ हो रहा होता, मैं 3 महीने की छुट्टी ले लेता कि मैं घर से नहीं निकलूंगा, कम अज कम 3 महीने की छुट्टी ले लेता। मोदी सुन लो, ये हालत उन्होंने की है। इसके लिए ना, हाँ, ईरानी कौम कल क्या कहा उसने, ईरान की तरफ से यही है ना कि जनाब ये अपनी प्रॉक्सीज को आप संभाल के रखें, अगर अमन कायम करते हैं। वो सिद्धे हो गए, मुज़ाकरात में बैठे तो सिद्धे हो गए, ईरान सिद्धा हो गया। सर उसी तरफ आओ मैदान में आओ, आप बातें करते हैं, आपने हरमुज़ का कंट्रोल आपने लिया, जब थोड़ी देर के लिए ले लेते, क्यों हम आपकी बातों में आते ही नहीं। आपको मजबूर किया हम लोगों के जवाब की वजह से, हमने जिस तरह आपको काउंटर किया, आपको इसको कहते हैं दिलेरी, बहादुरी इसको कहते हैं। ये नहीं कहते कि आप घर में बैठे हुए मैं वक्त आने पे जवाब दूंगा। तो ये होता है कि आपके साथ जो हो रहा है, कल वो फिर कर गया, जेडी वैंस कर गया। अब वो क्या कहेंगे कि यार डोनाल्ड ट्रंप एक अकेला काफ़ी नहीं था, अब जेडी वैंस भी साथ मिल गया। ये अब आप देखें कि कितनी तकलीफ दे वो मरहला होगा जब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नाम अमेरिका लेता हो, जेडी वैंस लेता हो, डोनाल्ड ट्रंप लेता हो, या ईरानी हुकूमत लेती हो, और फील्ड मार्शल आसम मुनीर का नाम डोनाल्ड ट्रंप ले रहा हो, जेडी वैंस ले रहा हो, या ईरानी हुकूमत ले रही हो। ये बड़ा अजीब सा होता है कि आप अपना फंस जाते हैं कि यार ये भी तारीफ कर रहे हैं, वो भी तारीफ कर रहे हैं। तो मैं तो गालियां निकाल रहा हूँ, मैं गालियां निकाल रहा हूँ। अब जो गालियां निकालने वाला है उसके सामने इस तरह की तारीफ हो रही है, उसकी क्या हालत हो गई है। तो मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात जो है ये जंग के खात्मे के लिए हो रहे हैं या एक और नए मरहले का आगाज होगा? ये होगा, ये देखो जंग होती है ना, जंगें कुछ ऐसी जंगें होती हैं कि बाद में उस तरह के हालात नहीं रहते। जंग से पहले जो हालात होते हैं ना वो बदल जाते हैं, बदलना शुरू हो जाते हैं। अमेरिका भी उस तरह का नहीं रहेगा, ईरान भी उस तरह का नहीं रहेगा, और ये खित्ता जो है ना ये भी उस तरह का नहीं रहेगा। खित्ते का तवाज़ुन बदल जाएगा। फिर होगा मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ, तुम मेरी तरफ देख रहे होगे, हम कोई तीसरा बंदा किसी चौथे की तरफ देख रहा होगा। आओ भाई को मिल बैठें, को तय करें, तो चीज़ें फिर बदलना शुरू होती हैं। जंगों का ये बड़ा भी स्यापा ही होता है कि जंगें चीज़ें बदलने में भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। तो ये तो एक ऑब्वियस बात है कि इसका आपका यहाँ पर बैलेंस, कौन सा मुल्क और कौन से 2 मुल्क, 3 मुल्क, 4 मुल्क, 5 मुल्क एक उसमें चले जाएंगे जिसमें वो कहेंगे चलो यार ये चाय का कप है, ये मोबाइल है, वो पानी का गिलास है, ये बत्ती है, ये गैस है, या कोई भी चीज़ हो जिसकी आप चलो इसमें कोई तय कर लेते हैं हम आपस में। सर ईरान अपनी हिकमत अमली अब चेंज करता नजर आ रहा है। ऑब्वियस बात है, उसे चेंज करनी पड़ेगी। ईरान को भी इन सारे मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। सर माजी में भी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हुए हैं। नहीं, वो उसका ओबामा की बात ना करना, वो एक और चीज़ थी, गो कि वो कई बंदों से मैंने सुना जो एक्सपर्ट हैं। सर उसमें इसमें डिफरेंस क्या है? नहीं, वो कह रहे थे कि वो जो मामला थे वो ठीक थे। ये एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो ओबामा की डील हुई थी ईरान के साथ, ये न्यूक्लियर पर, ये एटम बम के जो प्रोसेस है जो भी है उसके ऊपर, वो उसकी तारीफ करते हैं कि इस तरह का होना चाहिए था ताकि वो जो ख़तरा है ना वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाए। ठीक है ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़ भी रहा था 2016 का, मेरे ख्याल में इससे पहले 2016 का इलेक्शन लड़ रहा था जो पहला जीता था, इलेक्शन के दौरान ही उसने ओबामा पर ये क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया था कि इसने ईरान को बहुत ज़्यादा डील दे दी है। ठीक है ना। तो वो जो था ना एक प्रोसेस के ज़रिए हुआ था। अब जो कुछ होगा उसकी वजह जंग है, उस वक्त जंग तो नहीं हुई थी, उस वक्त एक प्रोसेस में था। मेन डिफरेंस ये है कि उस वक्त जंग का माहौल नहीं था। नहीं, एक डिस्प्यूट है ना, हमारा इंडिया का डिस्प्यूट है कश्मीर, जंग नहीं हुई,
10 साल से नहीं हुई, 15 साल से नहीं हुई। डिस्प्यूट तो है। डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं, वो एक और चीज़ होती है। तो ये जंग हो जाए, बड़ी जंग हो जाए, इंडिया का भी नुकसान हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, उसके बाद जब हम कश्मीर का मसला हल करेंगे तो ये ऐसे ही है। डोनाल्ड ट्रंप का इस एक वक्त में मुज़ाकरात के ज़रिए यूरेनियम के ऊपर जाना ईरान के, और ओबामा का अपने वक्त में ईरान के साथ यूरेनियम पे ऊपर डील करना, इन दोनों में ये फ़र्क है। उसमें जंग कोई नहीं थी, इसमें जंग है। अमेरिका का जो असल मसला है ईरान से, वो उसको डर है कि ये एटम बम बना लेगा, यूरेनियम यार एटम जमा बम कर की रहा है। कहानी ऐसे लगता है जैसे ये एक फर्जी कहानी नहीं होती। जैसी कहानियां हम पाकिस्तान में नहीं सुनते कि परसों ये हो जाएगा, पीर को Conspiracy ये theories। होगा, मंगल को ये हो जाएगा, बुध को। अब मुझे लगना शुरू हुआ है कि एटम बम बनाना ईरान का एक चमत्कार, कोई ऐसी चीज़ मिरेकल, इसको मैं इस तरह समझूं जो डेवलपमेंट होती आई है। क्योंकि पाकिस्तान ने जब एटम बम बनाया था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज दी ऑथर, 70s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो जो गवर्नमेंट आई, शदीद हरीफ किस्म की गवर्नमेंटें आती रही, उन्होंने एक काम पे तवज्जो रखी कि ये यूरेनियम के ऊपर, एटम बम के ऊपर, रीप्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर, तो अल्टीमेटली बना लिया। 98 में हमने धमाका कर दिया, इंडिया ने धमाका कर दिया, जवाब में हमने धमाका कर दिया। ईरान जो था ना, ईरान एटम बम नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि 2 उनके सुप्रीम कमांडर अब तक गुजरे। एक इमाम खुमैनी था, एक आयतुल्लाह खामनेई जो ऑथर था इंकलाब का, उसने भी एटम बम के खिलाफ बात की थी, उसने कहा ये तबाही की लात है। आयतुल्लाह खामेनी ने तो फतवा दे दिया था। तो इस तरह की सूरत हाल में ना एक कॉमन सेंस बनती है कि यार वो एटम बम पे कितना वो करेंगे, कि जब हम खुद ही कहते रहे हैं तो हम खुद ही उसके ऊपर चले जाएं। ये ज़रूर है कि यार एटम बम जैसे पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान से एटम बम की वजह से डरा जाता है दुनिया, या जिनके मजमूम मकासद नहीं होते, हम सो कॉल्ड मजमूम मकासद, नेफेरियस डिज़ाइन, वो डरते हैं कि यार एटम बम इनके पास पड़ा हो। अब ये चीज़ आ सकती है कि ईरान भी इस तरह से सोचे कि यार एटम बम की वजह से कैच मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान काफ़ी दूर है, मेरा अपना ख्याल है। अगर बना ले तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन ईरान उस प्रोसेस से बहुत दूर है एटम बम बनाने के। ये ऐसे लगता है कि फर्जी कहानी बीच में आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कल को कह सकता है कि यार मैंने दुनिया को एटमी तबाही से बचा लिया। भाई एटमी तबाही का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तूने कैसे बचा लिया? लेकिन वो कह तो सकेगा ना, जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है, आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल इस तरह की होती है, वो बारीकियों में नहीं जाते। 2 × 2 = 4 बस वो ऐसे करते हैं। पूरी दुनिया में ये है, पब्लिक परसेप्शन जो होती है ना, वो रियलिटी से बहुत दूर होती है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन का इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक बंदा घर में बैठा बैठा कह रहा है कि मैं जो समझना पे सोचना पे यही ठीक है, हालांकि वो किसी तरीके से रियलिटी के करीब नहीं होता। सर, प्रोग्राम में एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। खान साहब, आप अक्सर बात करते हैं ईरान दलेर कौम है, जिंदा दिल कौम है, गैरतमंद कौम है। ज़रा इसकी डेफिनेशन तो बताएं कि ये जो दलेर कौमें होती हैं, जिंदा दिल कौमें होती हैं, गैरतमंद कौमें होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और क्यों हमेशा आप ईरान को ही कहते हैं? ये ईरान अकेला नहीं है, सबसे ऊपर है लेकिन अकेला नहीं है। 1979 इनकलाब आता है, खुमैनी इनकलाब, उस वक्त से लेकर आज तक 45 साल हो गए, 46 साल हो गए, 47 साल हो गए, कितने साल हो गए, जितने भी साल हो गए, ईरानी कौम मुसलसल लड़ रही है एक जंगी हालत में। बड़े दलेर लोग हैं, ये जंग में सोते हैं, जंग में जागते हैं, जंग में अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ये जंग में अपनी दुकानें खोलते हैं, ये जंग में वो काम करते हैं जो आप मैं नहीं कर रहे होते हैं, हालते अमन में ये जंग में वो कर रहे होते हैं और रूटीन में कर रहे होते हैं। ये डरते नहीं है कि मौत आनी है, कहते हैं हाँ यार मौत तो आनी है, ठीक है। अब रात को
लेट आवर में वो रिपीट चल रहा था, हामद मीर का शो था। हाँ, वो लबनान गए हुए। लबनान गया हुआ था। हामद मीर वो एस्पेक्ट लेके आया। उसके बाद मैंने हामद मीर को मैसेज भी किया था। मैं कहा कमाल का ये एस्पेक्ट तू लेके आया कि वो लबनान में है, बैरूत में है। वो दिखा रहा है कि लबनान बैरूत में रहने वाले मौसीकी का बाकायदा शो कर रहे हैं, सड़कों गलियों में, जंग की हालत में। जंग की हालत। उनके बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, बंदे बंदियां, बूढ़े चाहे औरतें हैं या बूढ़े मर्द हैं, उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए नहीं था कि इनके ऊपर बम गिर रहे हैं और ये हालत जंग में। और पिछले 4 महीनों से मुसलसल। अब अंदाजा करो कि जिंदा कौमें, दिलेर कौमें, गैरतमंद कौमें ये होती हैं। हम थोड़ी हैं कि एक रक्षे का वो क्या होता है, साइलेंसर। एक रक्षे का साइलेंसर फट जाए उसकी बड़ी आवाज होती है। असी अपनी अपनी मंजियां थले बड़े होंगे। वो जंग की हालत में रह के दुकानें खुल रही हैं। वो शो देखने वाला रिपीट शो था। उसके बाद मैंने हामिद मीर को कर दिया। मैं कहा कमाल है, ये जो चीज़ तू दिखा रहा है अपने शो में, ये ऐसा है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को झटका लगेगा, और यकीनी तौर पे झटका लगेगा। पाकिस्तानियों को इसको डाइजेस्ट करना अजाब बन जाएगा कि यार लबनान अटैक पर है। स्विट्ज़रलैंड में इस बात पे बात रुक गई कि भाई आप लबनान में भी जंगबंदी करें, तो लबनान दूसरी तरफ क्या कर रहा है? लबनान के लोग क्या करें? वो कहते हैं कि वी आर यूज्ड टू, हम इसके आदी हो चुके हैं। अंदाज़ा करो, ये होती जिंदा कौमें, दिलेर कौमें, बहादुर कौमें, गैरतमंद कौमें। और लबनान में ये है कि वहाँ मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, मिक्स पॉपुलेशन है वहाँ पे। कमाल तरीके की। एक हामिद मीर ने एक और चीज़ दिखाई, बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि जो इंडियन और पाकिस्तानी वहाँ बैरूत में, लबनान में रहते हैं, वो आपस में कैसे रहते हैं, यू कांट इमेजिन। वो भाइयों की तरह भाई बंदा सोच भी नहीं सकता। वो ऐसे रह रहे हैं, इंडियन और पाकिस्तानी, हिंदू और मुसलमान ऐसे रह रहे हैं, इन दो मुल्कों के रहने वाले। और एक बंदे ने जो इंडियन था, उसने हामिद मीर को बुला क्या कहा, कमाल का। उन्होंने कहा भाई ये मेरा हाथ है, इसमें से खून निकालो, और ये पाकिस्तानी भाई मेरा दोस्त खड़ा है, इसके हाथ में से खून निकालो, दोनों को मिलाओ, दुनिया के किसी डॉक्टर को बताओ कह रही दस इंडियन केड़ा खून है तो पाकिस्तानी केड़ा खून है, हिंदू केड़ा खून है तो मुसलमान का खून केड़ा। कहता ये दस जावे तो मैं मान जाऊंगा। कितनी बड़ी बात कर गया वो। सर वो इंडियन एक मूवी थी, उसमें जो हीरो था उसने लाकर जो उनका बड़ा पंडित था उसके सामने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग खड़े कर दिए, लेकिन उसने किया ये, जो क्रिश्चियन था उसको मौलवी बना दिया, जो मौलवी था उसको क्रिश्चियन बना दिया। ये पीके में था, ये आमिर खान करता है। वो एक ढोंगी बाबा, वहाँ पर एक टर्म चलती है इंडिया में, ढोंगी बाबा, उसको ढोंगी बाबा कहते हैं। उसके सामने खड़ा कर दे कि तू पहचान के दिखा कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है। एग्जैक्ट यही हम लोग मजहब के साथ खेल रहे होते हैं ना। और उस शख्स ने हामिद मीर को यही कहा। उसने क्या बात की, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हामिद मीर भी हंस रहा था, उसके लिए भी बड़ी बात है। दुकानदार है ना, काम कर रहे हैं आपस में, लेकिन वो जिस तरीके से लबनान में वो रह रहे हैं, जंगी हालत में रह रहे हैं यार, आपस में वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई इनका कोई 1500 साल से इनका आपस में कोई पुरखों का आपस में ताल्लुक रहा है। वो ऐसे रह रहे हैं। और फिर उसने उसमें बीच में बात भी की, एक इंडियन ने, उसने हामिद मीर को कहा कि आप पत्रकार हो, क्योंकि इंडिया में जर्नलिस्ट को पत्रकार कहते हैं। उन्होंने कहा आप पत्रकार हो, उन्होंने कहा यू आर ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल, जिसने हमारे दरमियान डिवाइड किया। पत्रकार होता है ना, जैसे आजकल इंडिया का पत्रकार है, वो लगा हुआ है कि भाई ऐसे है, पाकिस्तानी ऐसे है, पाकिस्तानी मुसलमान ऐसे है। तो वो इंडिया का जो हिंदू है ना, जो अभी यहाँ से इतना मैच्योर नहीं हुआ, वो उसको डराता है, एक दूरी पे लेके जाता है। नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी भी यही है कि हिंदुओं को अक़लियतों से, मुसलमानों से ज़हनी तौर पे इतनी दूरी पे ले जाओ जिसका मुझे फ़ायदा हो जाए। वो सॉलिड वोट बैंक जो है ना,
नरेंद्र मोदी का इंडिया में, हम्म, वो हिंदू है जो अपने साथ मुसलमान और अक़लियत को बर्दाश्त ना करे। सॉलिड वोट बैंक बन गया उसका, उसमें जितना इजाफा करता रहेगा उसकी अपनी सर्वाइवल उसी में है। अब मुल्क से बाहर जाके देखो, लेबनान एक आइडियल मुल्क है ना, कि जहाँ पे जंग हो रही है, और जंग में यार इस तरह के हालात कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अहमद मीर दिखा रहा था कि बच्चे बच्चे यंग छोटे लड़कियां उनसे पूछ रहा था कि आप क्या करते हो। बीच में स्काउट्स भी थे, स्कूल के बच्चे भी थे, बच्चियां भी थी। उनके चेहरे पे मैंने एक चीज़ देखी, एक लम्हे के लिए जो खौफ होता है उनके चेहरे पे मैंने देखा। मैं कही तो कौम है, जिंदा कौम है। हम यहाँ देखो, आपको अभी नौकरी का परवाना अभी आपको मिला नहीं, सिर्फ यही बात हो रही है ना कि शायद नौकरी पता नहीं रवे ना रवे, हमारे फ्यूज उड़ जाते हैं, हम मातम करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें बताया जाता है ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। ओहो, ये हालात हो गए हमारे। इतनी फटू कौम मैंने आज तक पाकिस्तानी कौम को इतना फटू नहीं देखा था जितना आज के दौर में मैं देख रहा हूँ। इतने बुज़दिल, गालियाँ निकालने में सबसे पेश, उफ, बददुआएं देने में सबसे पेश, जुल्म। वो जंग में कौमें जिंदा रह रही हैं। जंग में बम आता है तो बम ये नहीं देखता है इस बिल्डिंग में 100 बंदा रह रहा है, 200 बंदा रह रहा है। बिल्डिंगें तबाह हैं, ऐसे करके देखो, ऐसा तबाहशुदा बिल्डिंगों में 10 दिन के लिए पाकिस्तानी कौम को बिठाओ, ये ना नसल में फाड़ लेना। तबाहशुदा बिल्डिंगों में वो वहाँ रहते हैं यार, चाहे वो लेबनान हो जाए, चाहे इजराइल हो जाए, चाहे यमन हो जाए, चाहे सीरिया हो जाए। वो जंगों में जवान हुए हैं, नस्लों ने जंगें देखी हैं, नस्लों ने मुसलसल हालतें जंग में, लेकिन वो जिंदा कौम है, वो डेड एंटिटीज नहीं बने। ये उनका बड़ा क्रेडिट है। मार पड़ती है उनको, बम उन पे गिराए जाते हैं, वो डेड नहीं हुए। ना ईरानी डेड हुआ, ना लुबनानी डेड हुआ, ना यमनी डेड हुआ, ना सीरियन डेड हुआ। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, सी डेड हो गए। सर, लेबनान का बताया जा रहा है कि उस मामले पर डीकन्फ्लिक्शन सेल बनाया जाएगा, जिसमें जो सालिस ममालिक हैं और लेबनान के जो मुंतखब लोग होंगे वो उसमें अपना किरदार अदा करेंगे, और फिर जाके जो लेबनान के ऊपर आए रोज़ हमले होते हैं उसकी तरफ भी मुज़ाकरात में बात हुई है पहले राउंड में। तुझे बताऊं कि ईरान की फ़ौज जो है ना बहुत कमज़ोर फ़ौज है। तो इस समझ लो कि लेबनान की हुकूमत बड़ी कमज़ोर है। लेबनान में पावरफुल कौन है? जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास, मोस्ट पावरफुल देन लेबनान एंड लेबनानी आर्मी। अब लेबनानी आर्मी 4 बंदे लड़ रहे हैं या 4 जगहों पे लड़ रहे हैं। हमास और हिजबुल्ला 400 जगहों पे लड़ रहे हैं इसराइल के साथ। अब अंदाज़ा कर लो, लेबनान की हुकूमत और लेबनान की फ़ौज कमज़ोर है। मुल्क के हवाले से देखा जाए, मुल्क की सतह पे देखा जाए, जैसे पाकिस्तान की फ़ौज है। इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, मारा किस तरह मारा, जहाज़ तक 1.5 खो के डिग गए ने जहाज़। तो ये होता है, लेबनान का ऐसा नहीं है। ठीक है, लेबनान में जो प्रॉक्सीज हैं, मैं ख़ास तौर पे प्रॉक्सीज तो वहाँ बहुत सारी हैं, और भी प्रॉक्सीज वहाँ पर रही हैं। कुछ का वजूद ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी कुछ हैं। उसमें से 2 का मैं जिक्र करूँगा। एक हिजबुल्लाह आप जानते हैं, एक हमास। दूसरी हमास। ये दोनों प्रॉक्सीज हैं ईरान की। तो दे हिजबुल्लाह एंड हमास आर मोर पावरफुल देन लेबनीज गवर्नमेंट एंड लेबनीज आर्मी, जो ऑफिशियल आर्मी है लेबनान की। उनके लोग जो है ना, बैरूत का आपको पता है, एक ज़माने में ज़रा जाएं 60s में, बैरूत के हवाले से ये दुनिया भर में मशहूर था कि अगर कोई शहर है जिसमें सब कुछ है, वो बैरूत है। सब कुछ। बैरूत को नज़र लग गई थी। बैरूत जिस हवाले से वर्ल्ड वाइड कोर्ट होता था ना, वर्ल्ड वाइड, वो ऐसे ही लगा कि कोई बैरूत को नज़र लग गई। उसके बाद फिर बैरूत में तबाही के अलावा
कितने साल हो गए? 60s ऑनवर्ड लिया, कितने साल हो गए? 40, 50, 60 और 60 साल से ऊपर हो गए। 60 साल इस लेबनान को, इस बैरूत को हमने ऐसी हालत में देखा। उससे पहले का बैरूत आप अपने बड़ों से पूछिएगा या जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो, कि बैरूत का रेफरेंस दिया जाता था कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ, मुझे छुट्टी हुई है पाकिस्तान में या अपने मुल्क में, 4-5 दिन है, 10 दिन है, 12 दिन है, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बैरूत होती थी कि बैरूत में गुजारते हैं 5-6 दिन। ये हालत थी बैरूत की 60s में बैरूत और आज का बैरूत, आज का लेबनान, जंगों ने तबाह कर दिया उस मुल्क को। ट्रेजेडी है ना। लेकिन ये है कि कौम जिंदा है। सबसे बड़ा मेरा वैलिड पॉइंट यही है कि मैं भी अपने पाकिस्तान में देखना चाहता हूँ कि यार जिंदा कौम में रहने का मतलब क्या होता है कि आप भी जिंदा हो। वो डेड एंटिटी में रहना जब आपने, तो आप भी डेड हो गए, मैं भी डेड हो गया। 24 के 24 घंटे हमारा रोना पिटना नहीं पाता। लेकिन से मई 2025 की जो रिसेंटली अभी जंग हुई हमारे और भारत के दरमियान, उसमें तो पाकिस्तानी लोग भी एक्टिव नजर आए। यार पाकिस्तान की फौज एक्टिव थी, पाकिस्तान के लोगों की उतनी तादाद नहीं थी। एक तो वो तादाद थी जो हमारा मुर्शद अंदर है अडयाला जेल में, वो तो यही कह रहा था कि अगले दिन बस नरेंद्र मोदी की फौज पहुंचने वाली है, फिर आप देखिएगा आपका क्या हाल होता है। ये नहीं होता, कौमों में इस तरह नहीं होता। लेबनानी क्या क्या कहते हैं कि इजराइल आएगा तो वो इजराइल की तरफ हो जाते हैं। उन्हें पता है कि इजराइल आएगा तो हमारी मौत है, वो नहीं इजरायली होते। हमारा मुर्शद अडयाला जेल वाला और उसके मुर्शदी जो है ना, वो इंडियंस हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे प्रोग्राम का टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है और इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात का अमेरिका और ईरान का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है कि इन्हीं मुज़ाकरात में ये मुस्तकिल अमन की तरफ जाएंगे या मज़ीद इनमें क्या डेडलॉक आता है, ये कहना कबल अज़ वक्त है। अभी तकरीबन पूरी दुनिया की नज़रें स्विट्ज़रलैंड पर हैं। पाकिस्तान इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा है, कतर इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और लोग इस इंतज़ार में हैं कि आखिर ये जो पिछले 4 महीनों से जंग छिड़ी हुई थी मशरिक़ वुस्ता में, इसका अब फाइनल एंड क्या होने जा रहा है। और हम भी इस इंतज़ार में हैं, वक्तन फ़वक्तन जो है इनके मुज़ाकरात जारी रहेंगे और हमें भी इंतज़ार है कि क्या फ़ैसला होता है। लेकिन फिर वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है। अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।